तो ए टू जेड का मतलब होता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। भाजपा जो है सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन करती क्या है सबको दिख रहा है कि किस तरह से अपर कास्ट के मुसलमानों ने नीचे बैकवर्ड के मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी किया है। रामविलास पासवान के घर जलाए गए, शरद यादव जी के तबाह किए गए थे, घर जलाए गए थे। दिल्ली में कई घंटे तक लगातार पार्लियामेंट में बहस हुआ था, लेकिन जो 10% आरक्षण EWS के हुआ, कहीं कोई एक चिट्ठी भी कहीं नहीं मरा, कोई आंदोलन की बात नहीं, रातों रात आरक्षण लागू हो गया, ये हो गया। अब आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का मतलब क्या हुआ? संविधान की आत्मा के साथ आपने मजाक किया और वह तुरंत लागू हो गया। जातीय जनगणना का वो लोग विरोध कर रहे हैं जो वास्तविक स्थिति से मुंह मोड़ना चाहते हैं। वो यथा स्थितिवादी हैं, चाहते हैं कि जो स्थिति में आज राजनीति है उसी स्थिति में राजनीति रहे। कि जिस तरह से आप कलम में देखते हैं कि ऊपर वाला दिखाई देता है जिसका काम लिखने का नहीं है, ये देखने का है, लेकिन जब पॉकेट में लगाते हैं तो यही कलम दिखाई देता है और इसके 90% हिस्सा जो अंदर रहता है, जो असली काम करता है लिखने का, वो नीचे ढका रहता है, कंसील रहता है। कि आज दिहाड़ी मजदूर हैं तो कौन है? आज जिनकी झोपड़ी है बनी हुई उन कौन है? आज जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो कौन है? आज जिनका इलाज नहीं हो रहा है वो कौन है? ये जब आंकड़ा आएगा तो उनके लिए योजनाएं बनेगी। जातीय जनगणना जो है, एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी कि सर्वदलीय बैठक में कहा गया कि जातीय जनगणना होगा, 500 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे, पैमाना बनाया जाएगा। लेकिन कई बातें जो हैं अब निकल करके सामने आ रही हैं। तर्क दिया जा रहा है कि 500 रुपये खर्च क्यों किए जा रहे हैं, कोई कंपनी क्यों नहीं लगाया जाता, क्या ये जरूरी है, क्यों जातीय जनगणना जरूरी है या नहीं है। हम रामबली चंद्रवंशी जी के यहाँ जो राष्ट्रीय जनता दल से MLC हैं और जो है बुद्धिजीवी भी हैं। सर, बार बार ये चीज़ें आ रही हैं कि जातीय जनगणना क्यों? देखिए, जातीय जनगणना का वो लोग विरोध कर रहे हैं जो वास्तविक स्थिति से मुंह मोड़ना चाहते हैं। वो यथा स्थितिवादी हैं, चाहते हैं कि जो स्थिति में आज राजनीति है उसी स्थिति में राजनीति रहे। लेकिन राजनीति की दिशा बदल रही है। जिनकी संख्या अधिक है और जो आर्थिक रूप से, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से आज भी बिल्कुल विपन्न अवस्था में है, खराब अवस्था में है, जिनका रिप्रेजेंटेशन लगभग इनएडिक्वेट है, आज आरक्षण की अवधारणा बदल रही है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आरक्षण जो है 10% दे दिया गया। किसको भाई? EWS को। यानी जो संविधान में अम्बेडकर साहब, बाबा साहब ने जो बनाया था, उसमें आरक्षण का आधार था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का मतलब क्या हुआ? संविधान की आत्मा के साथ आपने मजाक किया और वह तुरंत लागू हो गया। वह सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण देने में तो बहुतों हंगामा और कुर्बानी देनी पड़ी लोगों को। उस समय इनका रामविलास पासवान के घर जलाए गए, शरद यादव जी के तबाह किए गए थे, घर जलाए गए थे। दिल्ली में कई घंटे तक लगातार पार्लियामेंट में बहस हुआ था, लेकिन जो 10% आरक्षण EWS के हुआ, कहीं कोई एक चिट्ठी भी कहीं नहीं मरा, कोई आंदोलन की बात नहीं, रातों रात आरक्षण लागू हो गया, ये हो गया। तो आरक्षण लागू होना ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं अम्बेडकर के जो मूल संविधान था उस पर आपने हमला किया है। उसी तरह से जातीय जनगणना की बात 1931 की बात हो गई। 1931 के बाद जो 1947 में देश आज़ाद हुआ, यानी 1951 में जातीय जनगणना होनी चाहिए थी। उस समय हुक्मरान ब्राह्मणों के हाथों में सत्ता चली गई, तो वो लोग चाहते थे कि यह पोल खुले नहीं, कि यह मुट्ठी भर लोगों का जो शासन में कब्जा है, अगर पोल खुल जाएगी तब फिर जो है नीचे वाले तबके जो हैं अपने भागीदारी की मांग करेंगे। इसीलिए आज से समझिए कि 90 बरस हो गए। पिछले 2011 में भी बात उठी थी पार्लियामेंट के अंदर, और उसमें माननीय नेता हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद जी का और कई लोगों का बड़ा भूमिका थी, रामोदेश जी थे, वगैरह वगैरह कई नेता लोगों ने इस बात को बहुत जोरदार ढंग से उठाया था कि जातीय जनगणना हो। सिर्फ एक गणना तो होती ही है, लेकिन एक कास्ट खाली कॉलम जोड़ देना था, उस पर बहुत सारे हंगामा हुए। और नतीजा क्या हुआ कि 5,000 करोड़ रुपए बजट में खर्च किए गए और कहा गया कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कर रहा है। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ, लेकिन उसके रिपोर्ट आज तक प्रकाशित नहीं किए गए। यानी 5,000 पैसे रुपये को भी आप रद्दी के टोकरी में डाल दिया, और इस राज को छिपाने के लिए यह राज खुले नहीं। और आपने कहा कि ये बहुत डिस्क्रिपेंसीज है, इसमें बहुत सारी अनियमितता है, इसलिए हम इसको उजागर नहीं कर रहे। लेकिन अब बिहार के अंदर इसमें हमारे राष्ट्रीय जनता दल की सबसे बड़ी भूमिका है
इसको इशू बनाने में। अब सर्वदलीय ये सहमति जब बन गई है तो यह खुशी का विषय है कि आज नहीं 9 महीना के बाद या 1 साल के बाद सही तस्वीर बिहार के देखने को मिलेगा। और जब सही तस्वीर मिलेगा तो वही कलम वाली बात होगी कि जिस तरह से आप कलम में देखते हैं कि ऊपर वाला दिखाई देता है जिसका काम लिखने का नहीं है, ये देखने का है, लेकिन जब पॉकेट में लगाते हैं तो यही कलम दिखाई देता है और इसके 90% हिस्सा जो अंदर रहता है, जो असली काम करता है लिखने का, वो नीचे ढका रहता है, कंसील रहता है और ऊपर वाला कॉपी दिखाई देता है। वही स्थिति होगी। तो जातीय जनगणना का जब रिपोर्ट सामने आएंगे तो कितने लोगों के दिमाग जो है, दिल जो है धड़कने लगेगा कि स्थिति तस्वीर जो है से उल्टी हो जाएगी। खास करके मुसलमानों में भी, पिछड़ों में भी और कई वर्गों में भी, अगड़ों में भी कई लोगों को चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। उस समय उनकी ज़मीन जो है पैर के नीचे से खिसकने लगेगी और तब लगेगा कि ये जातीय जनगणना जो है ये पैसे की बर्बादी नहीं। 500 करोड़ रुपया कोई बिहार के बजट में बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जिन लोगों ने 77 वर्ष हो गए आज़ादी के और उनके विकास नहीं हुए, आज भी वे हाशिए पर है, उनको हम अगर मुख्य धारा में नहीं ला सकते हैं, उनकी विकास की योजनाएं कैसे बना सकते हैं जब तक उनकी स्थिति हम नहीं जानेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जातीय जनगणना के विरोध वही लोग कर रहे हैं जो यथास्थितिवादी हैं, जो चाहते हैं कि जिस अवस्था में बिहार और देश चल रहा है उसी अवस्था में चलते रहे, नीचे वाला तबका ऊपर नहीं आए। लेकिन अब नीचे वाला तबका ने भी कमर कस लिया है कि अब इसको हम लड़ाई संघर्ष करके आगे हम मुकाम तक पहुंचे। लेकिन सर सवाल हमारा ये है कि कई आर्टिकल आए थे जातीय जनगणना से पहले, उनका कहना था कि अगर बिहार को देखा जाए तो बिहार के संदर्भ में 3 जाति को ज़्यादा जो है आरक्षण का फायदा हुआ है, जिसमें यादव हैं, कुर्मी हैं और कुशवाहा हैं। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान नहीं होगा अगर आंकड़े आ गए? तो क्या जो अन्य वर्ग हैं जिनकी आबादी ज़्यादा है लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने का मौका कम मिल रहा है, क्या आपको नुकसान नहीं होगा राष्ट्रीय जनता दल को? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता हैं जो अभी भी कह रहे हैं, पहले से भी कह रहे हैं, A to Z की बात कर रहे हैं। तो A to Z का मतलब होता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जातीय जनगणना जब होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिसकी जितनी आबादी है वो सामने आ जाएगी और आबादी की स्थिति क्या है यह भी सामने आ जाएगी। तो फिर आगे के निर्णय करने में हमारे नेता तो कोई जाति की बात कर नहीं रहे हैं, A to Z की बात कर रहे हैं और वो दिख भी रहा है लोगों को। तो A to Z की बात करने वाले नेता के साथ ये समस्या कहाँ आएगी? ये समस्या तो उनके साथ आएगी जो दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। भाजपा जो है सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन करती क्या है सबको दिख रहा है। इसलिए समस्या उनके साथ है। थोड़ा मुस्लिम समाज के लिए भी बात कर लिया जाए सर, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा कि सभी संप्रदायों की गणना होगी। तो क्या जो ऊपर बैठे हुए हैं, कहा जाता है कि शेख सैयद ज़्यादा फायदा ले रहे हैं, पासमानदा की आबादी ज़्यादा है, उनको कोई रिप्रेजेंट नहीं मिलता है, उनमें क्या बेचैनी होगी और क्या उसमें भी काया पलट होगा? ये देखिए, सोशल जस्टिस की बात है कि जब मुस्लिम की आबादी 17% के आसपास है तो उस 17% में से अधिकांश जो आबादी है, मैंने मोर देन 50%, 60 हो 70 हो तो सामने आ जाएगी। लेकिन अभी तक जो हम लोग की अवधारणा है और बिहार के जो राजनीति पसंद लोग हैं या जो डाटा आंकड़ा में विश्वास करते हैं, उनको लगता है कि सबसे अधिक आबादी बैकवर्ड पासमानदा मुसलमानों की है। लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आता है। जैसे राष्ट्रीय जनता दल के अंदर ही देखें, एक भी नेता अभी न एक MLA है, न एक MP है, न एक MLC है, कहीं न रह कर राज्यसभा में है। तो इन वर्गों से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है। तब जब जातीय आंकड़ा सामने आएगा तो वहाँ भी यह पोल खुलेगा कि किस तरह से अपर कास्ट के मुसलमानों ने नीचे बैकवर्ड के मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी किया है। स्वर्ण समाज की बात कर ले सर, कहा गया जब इस बार कैबिनेट बनी तो कहा गया कि नितिन नवीन बहुत साल बाद जो है कोई सिन्हा यानी जो लाला समाज के लोग हैं वो मंत्री बने हैं। तो एक समय कहा जाता था कि जब देश आज़ाद हुआ तो जो खास करके जो लाला समाज के लोग थे उनका बहुत प्रतिनिधित्व था, मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन धीरे धीरे उनका जो है प्रतिनिधित्व घटता गया, राजपूतों का, भूमियारों का, ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ते गया। देखिए, जब हमारा शिक्षा के क्षेत्र में आबादी बहुत पीछे थी, आज़ादी के पहले की बात थी, उनका शोषण दमन हो रहा था, तो उस समय कायस्थ परिवार जो था एडवांस सोसाइटी के रूप में था। कायस्थ या जो अगड़े वर्ग जिनको तथाकथित कहते हैं, जिसमें ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत आते हैं, और उन सबों में सबसे आगे कायस्थ परिवार था लिखने पढ़ने में आज भी।
यहाँ तक कि कायस्थ उस समय आज़ादी के जैसे ही मिली थी उसके बाद इन लोगों ने कलकत्ता कोर्ट में लड़ने का काम किया था कि हमको शेड्यूल कास्ट में कर दिया जाए। तो ये कायस्थों की रिप्रेजेंटेशन हर जगह मिलती थी। अब कायस्थों की आबादी बिल्कुल निग्लिजिबल है, इतना कम है कि आप कायस्थों के बदौलत राजनीति में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जिन जातियों की आबादी कम होगी और ये आंकड़ा सामने आ जाएगा 90 साल के बाद, तो उन जातियों में स्वतः अपने को राजनीति से एलिमिनेट करने की प्रवृत्ति जाएगी। और अगर एलिमिनेट अपने को नहीं किया तो सोसाइटी या राजनीतिक दल है खुद उसको हाशिए पर ला देगी। इसलिए उनके अंदर भी ये भय होनी चाहिए कि जिनकी आबादी बहुत ही कम है और राजनीति के सत्ता शिखर पर बैठे हुए। लेकिन सर एक चीज़ और होगा ना कि अगर आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, बीजेपी को भी जोड़ लिया जाए, लेकिन भारी मन से वो लड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जब आंकड़े आए तो वही चौंक जाए, उन्हीं की राजनीति डाउन हो जाए। अब देखिए आंकड़े तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन अभी तो कम से कम हम नीतीश कुमार को या हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता है। अभी तो जातीय जनगणना की वकालत कर रहे हैं, पुरजोर कर रहे हैं, और आगे जो आंकड़ा आएगा उसके अनुसार चलेंगे। जब A to Z की बात करते हैं तो इनको कहाँ भय है। और नीतीश कुमार भी अगर न्याय पसंद की बात करते हैं तो न्याय ठीक है, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। ये भाजपा के सिर्फ नारा से नहीं ना सबका विकास हो जाएगा। जिनका विकास के दौर में पीछे छूट गए हैं तो उनको तो आंकड़ा हमको जानना पड़ेगा कि आज दिहाड़ी मजदूर हैं तो कौन है, आज जिनकी झोपड़ी है बनी हुई उन कौन है, आज जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो कौन है, आज जिनका इलाज नहीं हो रहा है वो कौन है। ये जब आंकड़ा आएगा तो उनके लिए योजनाएं बनेगी, योजनाएं बनेगी तब समझिए कि उसका विकास होगा। ठीक है सर, तो आपने समझा कि जातीय जनगणना का मतलब क्या है, कौन समाज के लिए बात हो रहा है, और जो आज की पार्टियां जो लड़ रही हैं, हो सकता है कि जब आंकड़े आए तो वो खुद चौंक जाए, हो सकती है उनकी राजनीति कमज़ोर, हो सकता है कि कोई नया नेता बन के आ जाए, कोई वो समाज जिसको लोग समझ रहे थे कि इनकी आबादी इतनी ही है उनकी आबादी बढ़ जाए, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जब तक ठोस आंकड़े नहीं आएंगे तब तक सरकार भी कोई योजना, सरकारी योजना नहीं बना सकती है। क्योंकि आपके पास भी, अगर हमारे पास भी एक तरह का एक तथ्य हो जाएगा, एक पत्रकार के रूप में भी, क्योंकि हम लोग भी आज तक जो है फर्जी जाति आंकड़ा ही पेश करते रहे हैं कि 14% वो है, 6% ये है, हमारे पास भी एक ठोस प्रमाण हो जाएगा। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी नाम है हमारा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।